हाँ जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ भाई। अब अपने पास है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ 11th क्लास। तो बताओ क्या करना है आपने। क्वेश्चंस करने हैं या कोई थ्योरी करनी है। कि क्वेश्चन करा दें थ्योरी करा दें। क्योंकि जीओसी तो तुमने पढ़ी थी मेरे ख्याल में। वैसे तो तुमने 12वीं से पहले भी 7 दिन लगाए थे ना इस पे। हाँ जीओसी के। हाँ सुनो भी ध्यान से। अब डिस्कशन शुरू हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें आपको पता है 3 पार्ट आपने पढ़ने हैं। वैसे तो 4 ही पढ़ने होते हैं। एक एल्केन है, दूसरा एल्कीन है, तीसरा आपके पास एल्काइन है, लास्ट आपके पास बेंजीन है। शुरू वाले आपके पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये भाई साहब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है। वैसे इसमें तो क्या होएगा। नेक्स्ट आपके पास है एल्केन्स। फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है। सारे के सारे सिंगल एंड सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इसलिए लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम बोल देते हैं पैराफिन्स। लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम बोल देते हैं पैराफिन्स। ठीक है जी। CnH2n+2 सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। पैराफिन्स का मतलब भी आप सारे बच्चे जानते हो। लेस रिएक्टिव और कम रिएक्शन करने वाले। ओके। अब कई बार इनके अंदर आइसोमेरिज्म का डिस्कशन कर लेता है वो। जब आइसोमेरिज्म का डिस्कशन करेगा तो सबसे पहले पूछेगा चेन पॉसिबल है कि नहीं। अब बोलोगे है। पोजिशनल पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। बाकी जितनी भी आइसोमेरिज्म बच गई, मेटा हो गया, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, सबके लिए मना करो क्योंकि उसकी कंडीशंस इसमें फॉलो नहीं हो रही है। चेन जब हो, चेन आइसोमेरिज्म जब भी हो, तो आपसे वो डिस्कस करेगा कि चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है। क्लियर है। तो आपका आंसर आएगा 4। क्योंकि ये इसके बाद चेन ब्रेक कर दोगे तो ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके। पोजिशनल शो करने के लिए सबसे पहले, अब इसमें पोजीशन पता है क्या है, रेफरेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप हो सकती है। ये आपके पास 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, ये 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। तो 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। मान लो इसको उड़ा दो यहां से, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गए। मिनिमम 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट आपको होगी टू शो द पोजिशनल आइसोमरिज्म। मिनिमम 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट आपको होगी टू शो द पोजिशनल आइसोमरिज्म। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहो ना, तो आप डिस्कशन कर सकते हो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। क्लियर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वैसे तो रोटेशनल आइसोमरिज्म तो हो ही रही है, वो इथेन से शो होनी शुरू हो गई। इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर। सुने होंगे ये नाम कभी आप लोगों ने। इक्लिप्स फॉर्म, क्लियर, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है जी। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम आपको जो कार्बन की रिक्वायरमेंट है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट है, क्लियर, वो होगी 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन हाइड्रोकार्बन में, मतलब कार्बन हाइड्रोजन होकर आप इसके अंदर पोजिशन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हो। कारिल कार्बन आ जाएगा इसके बाद। तो एक इंट्रोडक्शन हुआ एल्केन्स का। और इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके लेवल 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखा हुआ है। ओके। अगर मीथेन के अंदर अगर मीथेन के अंदर मैं टोटल 109.28 डिग्री एंगल गिनूं, काउंट करूं, वो कितने आएंगे? 6। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड फाइनली सी डी।
इच्छा है मेरे पास 109 डिग्री के एंगल आ जाएंगे। ठीक है जी, 109 डिग्री के एंगल आ जाएंगे। तो इस बात को अगर आप प्रॉपरली समझ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है जीएमपीस, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स। ध्यान से सुन लेना। अगर प्रिपरेशन मेथड की बात करनी है तो सबसे पहले आपको फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर है? यहां ट्रिपल लिखो, उसके बाद हाइड्रोजन ऐड कर दो, फिर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाना है, हाइड्रोजन ऐड कर दो, सिंगल बॉन्ड आ जाना है। यहां से यहां तक पहुंचने में सारे बच्चे जानते हैं जब भी कोई पीटीपीडी निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होएगा तो वो सिन एडिशन है। फर्दर भी आप पीटीपीडी निकल की प्रेजेंस में एडिशन करवा रहे हो तो वो भी सेम साइड एडिशन है, मीन सिन एडिशन है, क्योंकि ये फंडामेंटल चलता है एडजॉर्प्शन से, ये फंडामेंटल चलता है एडजॉर्प्शन से, क्लियर है? ये फंडामेंटल प्रोसीड करता है एडजॉर्प्शन से। तो इसी रिएक्शन का नेम हमने सेबेटियर्स सैंडरसन मेथड बोल दिया है। ट्रिपल टू डबल टू सिंगल, ट्रिपल टू डबल टू सिंगल। इसका फायदा नुकसान क्या है चेक कर लेते हैं जी। अगर आपके पास 2 ब्यूटाइन है, उस पे अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं पीटीपीडी निकल की प्रेजेंस में, आपको पता है पीटी चाहिए तो लो टेम्परेचर, पीडी होगा तो हाई टेम्परेचर, क्लियर? और निकल होगा, क्लियर है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। कि पीटी का सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन हो जाएगी वेरी फास्ट, जबकि पीडी में रिएक्शन क्या होगी? स्लो। और जैसे जैसे आप किसकी तरफ बढ़ोगे, निकल की तरफ, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो हमारे पास निकल का एक ऑप्शन है, निकल का एक ऑप्शन है, क्लियर ना? वो क्या है? रेन निकल। और रेन निकल के बारे में स्पेसिफाइड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्लियर? लेकिन इतना समझ लो ये निकल एल्यूमिनियम अलॉय का ट्रीटमेंट कर रखा है, किससे? NaOH से, जिससे इसका सरफेस एरिया भी बढ़ गया और हाइड्रोजन भी इसमें बाहर आ गई, रेन निकल। फिर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करने लगता है, ये रूम टेम्परेचर पे। चलो जी वहीं वापस पहुंचते हैं। ड्यूटीरियम का अटैक करवाया, वही आइसोटोप है। जब आइसोटोप होएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो आइसोटोप्स की सेम ही होंगी। तो इसने भी वही सिन तरीके से एडिशन किया, इसने भी वही सिन तरीके से एडिशन किया, क्लियर? अब आपको पता है जब भी किसी सिन पे सिन एडिशन होए, जब भी किसी सिन पे सिन एडिशन हो जाए, जब भी किसी सिन पे सेम साइड, जब भी किसी सिस पे या सिन पे सेम साइड अटैक हो जाए तो बनने वाले कंपाउंड का नाम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, आपने पढ़ा हुआ है, आपका रिवीजन है, इसको बोलते हो मीजोफोम। ठीक है जी। और मीजो के बारे में जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब जानते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल, ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। व्हाट मीन ऑफ इंटरनल कंपनसेशन? अंदर ही अंदर आर और एस ने एक दूसरे को ऑप्टिकली बैलेंस कर दिया, ऑप्टिकली बैलेंस कर दिया, क्लियर है जी? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर रहे हो। सारी बातें बोर्ड पे मैंने 1 to 1 लिख दी हैं। इसमें किसी को मेरे से बात करनी हो तो बोल दो, नहीं तो नेक्स्ट मैं आपको अगला पेज सिखाने जा रहा हूं। ठीक है जी, चलो जी। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड मेरे पास है क्या? प्रिपरेशन मेथड्स का डिस्कशन हो रहा है। लो जी, अब नंबर 2 पे मुझे बात करनी है किसके बारे में? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। क्योंकि आपको पता है चैप्टर टू चैप्टर चलेंगे हम लोग ना एल्काइल हैलाइड से। तो सबस्ट्रेट खुद ही है ये वाला। इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, स्मार्ट हो सारे के सारे, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, फास्टेस्ट रिएक्ट कौन करेगा? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और अगर आर सेम हो जाए, अगर आर सेम हो जाए तो फिर रिएक्ट करेगा आर आई, आर बी आर, आर सी एल एंड देन आर एफ। क्लियर? लीस्ट रिएक्टिव है आर एफ। अच्छा जी, जब एल्काइलाइड की बात चले तो इसका ए पार्ट उठा लेते हैं, रिडक्शन।
उसके बाद सोडियम, सोडियम ड्राई ईथर से क्या करवा डालोगे, सोडियम ड्राई ईथर से करवा डालोगे वर्ज रिएक्शन, क्लियर है। और फिर जिंक लेकर करवा दोगे आप लोग क्या, फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो सबसे पहले किसकी तरफ बढ़ते हैं जी, रिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन में जिंक विद NaOH, हाँ, देन एल्यूमिनियम विद NaOH, डाइल्यूट एसिड्स with metals, those metals which have the E note नेगेटिव, SRP नेगेटिव। तो इन सब ने हाइड्रोजन देना है हमें, इन सब ने, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये सब हाइड्रोजन डोनर्स है और रिड्यूसिंग एजेंट्स है, क्लियर। अब जानने की बात क्या है, ये वीक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर। अब समझने की बात क्या, अगर RF वगैरह लेके बैठ जाओ, सामने से सोडियम बोरोहाइड्राइड टाइप से कुछ दे दो तो भूल जाओ कुछ मिलेगा। प्राइमरी RX ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख के बैठ जाओ, भूल जाओ कुछ मिलेगा। टर्शरी एल्काइलाइड लेके बैठ जाओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट दे दो तो भाई साहब रास्ता कुछ और ही हो जाएगा। क्योंकि टर्शरी आपको, आप समझदार हो, 12वीं पढ़े पढ़ाए हो, इवन इंटू दोनों में फास्ट रिएक्टिव है। कौन, टर्शरी RX, टर्शरी एल्काइलाइड आपके पास इवन इंटू दोनों में बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। अगर कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इवन इंटू जानता हो, क्लियर, तो टर्शरी इज मोर रिएक्टिव इन इवन एज वेल एज इन द E2, ठीक है जी। तो एल्काइल फ्लोराइड रिएक्शन करवाना मुश्किल है, प्राइमरी पे भी सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसे वीक की रिएक्शन कराना मुश्किल है, क्लियर। तो अगर किसी को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबको एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदलना है तो आपके पास इन दोनों की बीच की कैटेगरी चाहिए, वो आपको पता है TPH है, क्लियर ना, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है, इनकी बीच की कैटेगरी चाहिए, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है, इन दोनों के बीच की कैटेगरी है जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी को एल्केन्स में कन्वर्ट कर देगी। ओके, कहाँ कहाँ आपको प्रिकॉशन लेनी है शायद आपको समझ में आ गई हो। तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जिंक एल्कोहल, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, सोडियम इथेनॉल, ढेरों है ढेरों है, कौन सा इसमें कोई लिमिटेड लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये सब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और एल्काइलाइड को रिड्यूस कर करके एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। बस ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, क्लियर। उनकी जगह H को आपने लगा देना है, इतनी सी कहानी है। अब इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट है WURTZ, वर्ज रिएक्शन, ठीक है जी। इसमें आप करने वाले क्या हो, इसमें RX का रिएक्शन सोडियम से करवाओगे RX और लेकर चलोगे ड्राई ईथर, ठीक है जी। ड्राई ईथर इसलिए क्योंकि सोडियम शैतान है, सोडियम ने अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला इमीडिएटली इमीडिएटली NaOH बनाकर हाइड्रोजन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैच फायर। तो हमें बचना है इन चीजों से। RX RX ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। शायद आप बच्चों को याद आ रहा हो कि डाइमेराइजेशन इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, डाइमेराइजेशन। बाकी चांस इस जगह पे दो टाइप की मैकेनिज्म सजेस्टेड है, दो टाइप की मैकेनिज्म सजेस्टेड है, क्लियर ना, दो टाइप की हमें मैकेनिज्म सजेस्ट की हुई है। एक आयोनिक मैकेनिज्म सजेस्ट की है, एक FR मैकेनिज्म सजेस्ट कर रखी है। मोर रिकमेंडेड FR है, मोर रिकमेंडेड FR है। जब आपने RX लिखा टू Na लिखा, Na तो अपनी आदत से मजबूर है, Na तो अपनी आदत से मजबूर है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। तो R ने दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम के साथ एल्काइल सोडियम, और दूसरा पार्ट किसमें बदल गया, NaX। यही RNA माइनस प्लस दूसरे RX के साथ प्लस माइनस हो गया, ये R माइनस R प्लस RR का आंसर दे दिया। लेकिन इसमें आप एक चीज सेटिस्फाई नहीं कर पाए, डिसप्रपोर्शनेशन को। इसमें आप डिसप्रपोर्शनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, दैट्स व्हाई फ्री रेडिकल इज मोर रिकमेंडेड। होएगा क्या, ये RX है, क्लियर, ये अब होमोलाइज, क्लियर, और सामने कौन दे रखा है, सोडियम। तो यहां से बनने क्या है, इससे बनने क्या है, इसको सिंपल वे में समझा दो, क्लियर। इससे आपके पास दो फ्री रेडिकल्स बनने जो RR भी दे सकते हैं, और डिस प्रोपोर्शनेशन से R
से एक पार्ट बन जाएगा एल्केन का और दूसरा पार्ट बन जाएगा एल्कीन का। समझने के लिए, मेरे पास अगर इथाइल क्लोराइड हो, ओके, तो डाइमेरिजेशन वाला मेजर प्रोडक्ट आ गया और डिसप्रोपोर्शनेशन, एक एच लूज हुआ, एक एच गेन हुआ। तो जब आप डिसप्रोपोर्शनेशन के प्रोडक्ट समझाओ तो उसको तुम फ्री रेडिकल के थ्रू ही समझा सकते हो और आपके पास कोई बढ़िया तरीका बचता ही नहीं है। तो इसके बाद की कहानी क्या हो रही है उसको भी सुन लो। जब भी आप वर्ड्स रिएक्शन में हो, टर्शरी नखरेबाज हो गया। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। टर्शरी एल्काइलाइड पे एक अगर पावरफुल बेस, फर्स्ट का यार पावरफुल बेस दे दो तो भाई साहब एल्कीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लियर? इससे मिथेन बनानी हो तो कैसे बनेगी, यहाँ क्या लेके चलूं समझ से बाहर है, क्योंकि डाइमराइजेशन ही मेजर प्रोडक्ट है इसका। सो वर्ड्स रिएक्शन से ना तो आप टर्शरी को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही वर्ड्स रिएक्शन से आप ऐसा सबस्ट्रेट चूज कर सकते हो जिससे मिथेन बन जाए। क्लियर? और इसके अलावा भी प्रॉब्लम है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर द ओड नंबर ऑफ कार्बन्स इन द एल्केन्स, देन देन एक मिक्सचर मिलना शुरू करेगा। इथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, एक मिक्सचर बनना शुरू करेगा, एक मिक्सचर बनना शुरू करेगा। ये देखो, और ये जो मिक्सचर आपके पास बन रहा है, ये जो मिक्सचर आपके पास बन रहा है, इनका सेपरेशन, क्योंकि 5 कार्बन तक तो एल्केन्स गैसेज हैं, तो इनका सेपरेशन वेरी डिफिकल्ट टास्क है। तो ये एक सबसे बड़ी मुसीबत है इस जगह पे। क्लियर? सो एल्केन में मिथेन बनाना, टर्शरी को एल्केन में बदलना, ओड नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन, वर्ड्स रिएक्शन से बना पाना बड़ा मुश्किल है। फ्री रेडिकल ज्यादा रिकमेंडेड है आयनिक के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्री रेडिकल के थ्रू आप किसको सेटिस्फाई कर सकते हो, डिसप्रपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। और अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने लगा तो इससे तो और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा बात को। आपके पास CH3 CH2CH, यहां Cl है, यहां आपने स्टार लगा दिया स्पेशली इंडिकेट करने के लिए कि रेडियो आइसोटोपिक है, कार्बन को 14 ले लिया। अब अगली बार आपने फिर क्या किया, सेमी मोलिक्यूल कॉपी पेस्ट किया। अब इससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो 100% फ्री रेडिकल के फेवर में जाना शुरू कर देंगे। देखो, सबसे पहला कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर लें, यहां स्टार स्टार है। उसके बाद ये वाला पार्ट, और उसके बाद जो पार्ट यहां से निकला वो रेजोनेंस में, क्योंकि एफ आर तो ये बनेगा ना, तो एफ आर बनने के बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस होकर इस पे डॉट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट अब आपके पास इस साइड में चला जाना है। 14 14 14 इकट्ठे ज्वाइन, 14 14 दूर दूर ज्वाइन। इसके अलावा दो आपस में जो मर्ज होंगे, उन दोनों के 14 14 भी एक दूसरे से दूर है, मीन 14 14 यहां पे है। इट इज द बेस्ट एविडेंस कि यहां कौन बन रहा है, एक फ्री रेडिकल बना, एक फ्री रेडिकल बन गया। और उस फ्री रेडिकल के अंदर, उस फ्री रेडिकल के अंदर रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस होने की वजह से तुम्हारे पास जो डॉट है वो अपनी लोकेशन बदलता रहा। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे, जब ये दोनों जुड़ेंगे फिर ये आपस में मर्ज होंगे। क्लियर? जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आंसर, जब ये दोनों जुड़ेंगे तब आंसर। क्लियर? और जब ये दोनों आपस में फर्स्ट एंड सेकंड जुड़ेंगे, ए इसको बोल दो, बी इसको बोल दो, ए से ए, बी से बी, ए से बी, तो ये वाले आंसर आपके पास पॉसिबल है। कुल मिलाकर आप एविडेंस दे रहे हो किसके फेवर में, कि ये एफ आर के थ्रू मूव कर रहा है, एफ आर के थ्रू मूव कर रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे जब आपको बताना पड़ेगा कि मोर डिस्प्लेसेबल, मोर इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, तो फिर आपके दिमाग में जाना चाहिए इसको, इसको आप पार्टिसिपेट नहीं करवाओगे, इन दोनों को पार्टिसिपेट, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि आरबीआर का बॉन्ड ब्रेक कंपेरेटिवली इजी है। सोडियम ड्राइथर सीएलसीएल मेंटेन्ड है, सीएलसीएल मेंटेन्ड है, ये आपस में जुड़ गए।
ठीक है भाई, वर्ड्स रिएक्शन का डिस्कशन चल रहा है भाई, और उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हो। चलो भाई, इसी का सी पार्ट है, आर एक्स प्लस जिंक। आर एक्स, जिंक को पानी से कोई ज्यादा खतरा है नहीं, लेकिन अगर फिर भी कंडीशंस ना रखो वाटर वाली तो ठीक है, क्लियर, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन तो फिर भी निकाल ही देगा ये। तो इसको आर आर Zn रिएक्शन का नाम बच्चों को पता है बिल्कुल, इट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बस सोडियम की जगह आपने जिंक यूज करना है, सोडियम की जगह आपने जिंक यूज करना है, बस क्लियर है। तो पहला था अनसैचुरेटेड को सैचुरेट में बदलना, फिर था एल्काइलाइड की तीन रिएक्शन, क्लियर। अब आगे चलें, एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, क्लियर, इनसे बना तो सकते हैं। इस चैप्टर में डिस्कशन होता नहीं है, लेकिन अब तो आप पुराने हो चुके हो, क्लियर, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब पढ़ चुके हो। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं रिडक्शन, ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, क्लियर, 11वीं में लिखवाते नहीं इसको। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है जी। रिडक्शन करवाना है किसकी हेल्प से? खतरनाक सा रिड्यूसिंग एजेंट है रेडपी एच आई, रेडपी एच आई इज अ डेंजरस रिड्यूसिंग एजेंट। एच आई रेडपी तो रोकता है रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को। तो यहां मैंने लिखा एक एल्कोहल, यहां मैंने लिख दिया एक एल्डिहाइड, यहां मैंने लिख दिया कीटोन, और यहां मैंने लिख दिया एसिड। ठीक है भाई, एच आई अकॉर्डिंग टू द डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन, एच आई अकॉर्डिंग टू द डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन, यहां लिखा रेड पी, यहां लिखा रेड पी, यहां लिखा रेड पी, यहां लिखा रेड पी, ठीक है जी। तो यहां दो, यहां चार, यहां चार, ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं, डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, या छह। तो कोरस्पॉन्डिंग मतलब जितने कार्बन एल्कोहल में थे, जितने कार्बन एल्डिहाइड में थे, जितने कार्बन कीटोन्स में थे, जितने एसिड्स में थे, उतनी कार्बन मुझे प्रोडक्ट में मिलने शुरू हो गए। ये तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एसिड का कलेक्टिव कलेक्टिव रिडक्शन करवा दिया है। ये तुम्हारे 11वीं के नोट्स में नहीं मिलेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्लियर। यहां आयोडीन, आयोडीन रिएक्शन को रिवर्सिबल ना ले आए तो फोस्फोरस लगा दिया इसके लिए रेड पी। लो जी, तो ये रिडक्शन एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। अगर इन्हीं एल्डिहाइड कीटोन को यूज करना चाहते हो तो ये रिएक्शन भी तुम्हारे नोट्स में नहीं मिलेगी, मतलब 11वीं के नोट्स में नहीं मिलेगी। क्लीमेंशन रिएक्शन एंड वोल्फ किश्नर, याद करो। चैप्टर का नाम हो सकता है किसी को याद आ गया हो सकता है बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा हो गया हो। जिंक एच जी कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल, इस सीओ को CH2 में कन्वर्ट कर डालो, और अगर इस जगह पे हाइड्रोजन ले लो, बाद में बेस ले लो, क्लियर ना, पहले तो हाइड्रोजन बनाओ, हाइड्रोजन बनने के बाद एल्कोहल, और बुक्स में देखा होगा आपने इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा रहता है इस जगह पे। तो कुल मिलाकर सीओ का CH2 में, सीओ का CH2 में कन्वर्जन, ये रिस्पेक्टिवली है, पहला क्लीमेंचन है और दूसरे वाला वोल्फ किश्नर है, लेकिन ये 11वीं के नोट्स में नहीं मिलता। कुल मिलाकर ये जो थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन है, ये भी एल्केन बनाने के तरीके हैं, और इसमें क्लीमेंचन भी इंपॉर्टेंट है, और पीएमटी में स्टार रहता है इसका रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक एच जी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यहाँ किसको लेके चल रहे हो? हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन बनाएगा, और हाइड्रोजन अंडर बेसिक कंडीशन, क्लियर, गुड यील्ड ऑफ द, गुड यील्ड ऑफ द एल्केन दे देगा। पूरी मैकेनिज्म है, अभी अभी नहीं रुकते यहाँ पर, आगे जाकर रुकेंगे। फिलहाल बता दिया कि हमने 12वीं में पढ़ लिया है।
लो जी, नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन जिसके आप स्टार ऑलरेडी यहां लिखा RCOONA, यहां लिखा NaOH, यहां लिखा CaO, यहां लिखा हाई टेम्परेचर। क्लियर। CO की आदतें आप जानते हो, ये रिएक्शन को बचाएगा। किससे? मॉइस्चर से। रिएक्शन में मॉइस्चर एंट्री ना कर जाए। और जो NaOH है वो हाइग्रोस्कोपिक है। दूसरा, ये मेंटेन करके रखेगा, इसको मेंटेन करके रखेगा हाई टेम्परेचर कंडीशंस को। और बड़ा सिंपल वे में मैंने इसका जवाब दिया था आपको, बिना टेंशन के। इससे आप लोग Na2CO3 बाहर कर दो और पूरी मैकेनिज्म फॉलो करते हुए RH बना दो। क्लियर ना? और इसका जो इंटरमीडिएट है, आपके नोट्स चेक करोगे तो आपको इसका मैकेनिज्म मिलेगा। इसका जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोनाइन, इसका जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोनाइन, इसका जो इंटरमीडिएट है वो आपके पास है कार्बोनाइन। क्लियर है? डीकार्बोक्सिलेशन का ट्रिक क्या हो गया? COONA हटाकर H लगाना, ये इसका ट्रिक हो गया। क्लियर है? मान लो CH3COONA दे रहा हूं, इसका आंसर आपको पता है। CH3CH2COONA दे रहा हूं, हो सकता है इसका आंसर भी आपको पता लग गया हो। अगर मैं आपको सोडियम सैलिसिलेट दे दूं तो आपको एल्कोहल फिनोल ईथर में जर्नी करने को मिल सकती है। तो पहले वाले का आंसर मीथेन, दूसरे वाले का आंसर इथेन, अगले वाले का आंसर फिनोल, उससे अगले का आंसर बेंजीन। तो COONA हटाना है बस, और उसकी जगह किसको लगा देना है? H को। रिमूव द CONA विद H, रिमूव द CONA विद H, बस ये काम करते जाओ। ये आपके पास एल्केन का डीकार्बोक्सिलेशन से प्रिपरेशन हो गया। बस इसका इंटरमीडिएट याद रखना, कार्ब एनायन है। क्लियर है? कई बार इसके क्वेश्चन जो डिस्कस हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या? कि अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, उल्टा जाने का प्रोग्राम आपके नोट्स में मिलेगा आपको। अगर आपको आइसोब्यूटेन बनाना है, देन हाउ मेनी डिफरेंट sodium carboxylates will be used? How many different sodium carboxylates will be used? अगर आपको इस प्रोडक्ट को बनाना है तो इसका तरीका बच्चों को बताया था, एक यहां से ये सेम है, ये तीनों के तीनों आपको सेम कार्बोक्सिलेट देंगे, ये अलग कार्बोक्सिलेट देगा। हाउ मेनी डिफरेंट सोडियम कार्बोक्सिलेट विल गिव द आइसोब्यूटेन? तो आपका आंसर यहां आएगा 2। चाहे तो लगा के देख लो, CH3 CH3 CH2 COONA। जब आपने इस जगह पे सोडा लाइम हाई टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन कर ली, तो ये भाई साहब यहां से उठ गए। इसकी जगह कौन आ गया? H। और सिमिलर वे में इसको लिखा था, इस जगह पे आपने H की जगह लगा दिया COONA। वही सेम कंडीशंस, आपका आंसर वही का वही आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हमनी सोडियम alkylates can be used to prepare the given alkane। बस गिवन एल्केन के डिफरेंट टाइप के एच हटा दो, डिफरेंट टाइप के एच हटा दो, आंसर आ जाएगा। लो जी, पीछे चलते हैं एक बार। ये डिकार्बोक्सिलेशन था, क्लीमेंशन वोल्फकिशनर था, रिडक्शन ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन एसिड डेरिवेटिव था, एसिड्स था, रेड PHI, और फ्रैंकलिन रिएक्शन था। क्लियर है? तो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी इससे। नेक्स्ट मेरे पास है कोल्प्स। सुना होगा कोल्प्स का नाम, कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस। करना क्या है? RCOONA
प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अकेले सॉलिड को तो इलेक्ट्रोलाइज करवाओगे नहीं, तो साथ में पानी भी है। क्लियर। 12वीं क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका जिक्र है और इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ा हुआ है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैसेस आर रिलीज्ड, क्लियर, व्हेन वी passes a 2 Faraday चार्ज इन द सोडियम एल्केनोएट। तो इसका एक तो सिंपल ट्रिक बताया था आपको, आर आर करके आंसर दे दो, ये वाला। बाकी इसके अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन की भी चांस है, क्योंकि जब आप आर सी ओ ओ एन ए लिखते हो या माइनस प्लस लिखते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, एक्वस लेके चल रहे हो, तो किटायन आपके पास एच भी है, एन ए भी है। एन ए पे तो बिल्कुल मना कर दो भाई साहब, ये डिस्चार्ज नहीं होएगा कंपटीशन में। एनायन आपके पास एक आर सी ओ ओ माइनस है, एक ओ एच है। ओ एच भी नखरेबाज है। क्लियर। इस पे भी हमें क्या चाहिए होता है, ओवर वोल्टेज, अगर आपको याद हो तो। क्लियर। तो यहां से H प्लस ने मैं इसकी क्वांटिटी कंट्रोल कर लूं, ये इसकी क्वांटिटी कंट्रोल हो गई है। तो 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन। किटायन कहां जाएगा, कैथोड पे। कितने मोल चार्ज फ्लो किया, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चाहे तो इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन कर लेना जाकर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक के। उसके बाद 2 एसिडेट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किए थे। दो ही आपके पास CH3CO डॉट बन गए। इन्होंने फर्दर मुझे 2 CO2 दे दिए और एक इथेन दे दिया। क्लियर। कुल मिलाकर मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ इथेन। लेकिन अभी भी अगर इसमें गैसेस की बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, इथेन गैस। यहां आपके पास मीडियम pH ग्रेटर देन 7 हो गया ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं स्पेशली मार्क कर देता हूं। 2Na और OH सॉल्यूशन में NaOH बना गए। वैसे तो इसका इसका नेचर ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑलरेडी बेसिक था, और ज्यादा बेसिक हो गया क्योंकि NaOH फ्रीली बन गया इसके अंदर। तो pH ग्रेटर देन क्या हो गया, 7। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो। वन मोर थिंग, अगर आपके पास डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाए, क्लियर, तो ये वाला आपके पास एक इथाइल रेडिकल हो, तो इथीन और इथेन बनने के चांस रहेंगे। और अगर आपके पास कहीं ना कहीं RCOO डॉट हो, जैसे चैप्टर का नाम था जैसे चैप्टर का नाम था एल्काइल हैलाइड, उसके अंदर रिएक्शन हुआ करती थी हंसडिकर रिएक्शन। तो उस हंसडिकर रिएक्शन में आप RCOOC2H5 मतलब एस्टर को भी एक प्रोडक्ट बोलते थे, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये भी बना हुआ है, ये रहा आपके सामने, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये भी बना हुआ है। जब ये टर्मिनेशन में दोनों जुड़ सकते हैं तो ये माइनर प्रोडक्ट मतलब साइड प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ट्रिक प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ट्रिक प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हमेशा ट्रिक वाला प्रोडक्ट है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट करते हैं जी हाइड्रोलाइसिस का। नेक्स्ट टारगेट करते हैं हाइड्रोलाइसिस का। हाइड्रोलाइसिस में जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड है, चैप्टर का नाम पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 14। 14 में कार्बाइड्स, क्लियर, Al4C3 CaC2 सॉरी Be2C, ठीक, Be2C नॉट BeC2, Be2C। जब इनको हाइड्रोलाइज करवाओगे आप सबको इतना पता है कि इसके अंदर जो कार्बाइड है वो C- फॉर्म में, C-4 यहां भी C-4 है। क्लियर है। तो यहाँ 4 वाटर मोलिक्यूल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, और इन दोनों का आपस में डायग्राम रिलेशन और दोनों की हरकतें भी सेम है। ये मिथेन का प्रोडक्शन हो गया है। क्लियर है, ये मिथेन का प्रोडक्शन हो गया है। अब आप सीधा जंप करके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जा सकते हो, सीधा जंप करके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जा सकते हो। हाँ भाई, पीछे किसी को कुछ बात करनी है?
सो रहे हो क्या? श्योर है आप? फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आपने इसकी फिजिकल स्टेट पे मैं फोकस नहीं कर रहा, बीपी पे फोकस कर रहा हूं। मोलिकुलर वेट ज्यादा है, साइज बड़ा है, ब्रांचिंग अगर बढ़ गई तो साइज वैसे ही छोटा हो जाना है, तो बीपी उससे कंट्रोल हो जाएगा इसका। और अगर एमपी की बात करो, पैकिंग अच्छी होने से और साइज अच्छा होने से पैकिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, तो एमपी बढ़ जाएगा। यहां एक आपके पास ऑल्टरनेशन इफेक्ट आता है। ऑल्टरनेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? डेल्टा एमपी जब आप ओड से इवन पे जाते हो तो हाई है, लेकिन डेल्टा एमपी जब आप इवन से ओड पे जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा एमपी घट रहे हैं, मैं कह रहा हूं एमपी के बढ़ने का तरीका ये है। जब आप एक से दो पे गए, मिथेन से इथेन पे गए, जब आप मिथेन से इथेन पे गए, जब आप मिथेन से इथेन पे गए, तो जो बीपी बढ़ा ना, एमपी बढ़ा ना, एमपी वो ज्यादा बढ़ा मिथेन से इथेन पे। लेकिन अगर आप इथेन से प्रोपेन पे गई, एमपी बढ़ा, बढ़ेगा कैसे नहीं, बढ़ेगा ही, लेकिन कम बढ़ा। इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन इफेक्ट। और आपकी 11वीं की जो हमारी बुक है उसके अंदर देखोगे तो ग्राफ तो अप जाने का ही है, लेकिन अप जाना स्टीप लेस स्टीप, स्टीप लेस स्टीप, ऐसे है ग्राफ, ऐसे है, ज्यादा बड़ा कम बड़ा, ज्यादा बड़ा कम बड़ा। तो जब आप इवन पे होते हो, इवन पे, इवन पे होते हो, इवन पे, क्लियर, तो पैकिंग अच्छी है। जब आप इवन पे होते हो, जब आप इवन पे होते हो तो पैकिंग बहुत अच्छी है। जब आप इवन पे होते हो तो पैकिंग गुड है। जब आप इवन पे हो तो पैकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ओड पे हो, क्लियर ना, 1 2 3 4, तो पैकिंग अच्छी नहीं है, रिपल्शन लग रहे हैं। हो सकता है आप समझ गए हो। चलो जी, नेक्स्ट, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी में इनके पास हरकत करने को सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इनके पास हरकतें करने को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन इसीलिए क्योंकि सैचुरेशन एन में, दैट्स वाई सब्स्टिट्यूशन ही होएगा। फ्री रेडिकल इसलिए क्योंकि नेचर वाइज ये अप्रोक्सीमेट नॉन पोलर है, क्लियर। और किसी को अगर एफआरएस बढ़ाना है, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट परोक्साइड रेडिएशन, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट परोक्साइड रेडिएशन, अगर किसी को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बढ़ाना है तो हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट परोक्साइड रेडिएशन, ये कंडीशंस दे दो, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का रेट सुपर फास्ट हो जाएगा। हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट परोक्साइड रेडिएशन, तो रेट सुपर फास्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ने को हमें मिल सकती हैं? हमें पढ़ने को मिलेगा हेलोजिनेशन, हमें पढ़ने को मिलेगा सल्फोनेशन, हमें पढ़ने को मिलेगा नाइट्रेशन, हमें पढ़ने को मिलेगा पायरोलाइसिस, हमें पढ़ने को मिलेगा आइसोमेराइजेशन, हमें इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग, कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग, क्लियर। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, पायरोलाइसिस, आइसोमेराइजेशन, कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग, ये सब मेरे पास रिएक्शंस के टाइप है। उसमें सबसे धांसू जो है आप भी जानते हो, वो है हमारा पहले नंबर वाला हेलोजिनेशन, वो है हमारे फर्स्ट नंबर वाला हेलोजिनेशन, वो है सबसे पहले नंबर वाला हेलोजिनेशन। सबस्ट्रेट बच्चों को पता है कौन है भाई? एल्कीन। बच्चों को पता है व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कहते इसमें कौन सा 3 डिग्री होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड।
3 डिग्री को तोड़ना सबसे आसान है। रिएक्शन किससे करवानी है, वो तो फिक्स है। उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन के साथ की रिएक्शंस रिवर्सिबल है। क्यों है, क्योंकि HI रिड्यूसिंग एजेंट है जो बनता है फाइनल प्रोडक्ट में। क्लियर है। अच्छा जी, अब मुझे इसके अंदर जो क्वेश्चंस के टाइप है, एक तो नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, कितने हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बने, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12वीं क्लास में इसी साल सीख कर आए हो आप लोग, इसी साल मतलब 2020। क्लियर। नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड के अलावा परसेंटेज यील्ड। कई बार एक वैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेता है, डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, परसेंटेज यील्ड, डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। और थोड़ा ऑप्टिकल पढ़ लो तो साथ में आपसे वो कारेल भी पूछने लगता है। सो गई क्या, क्यों भी आयुष रिवीजन हो रहा है। चलो, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सभी कुछ लिख दिया है। चलो नेक्स्ट, अब मैं मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। मीथेन क्लोरीन 1 आएगा, इथेन क्लोरीन 1 आएगा, प्रोपेन क्लोरीन 10O2, आइसोब्यूटेन क्लोरीन 2 आएंगे। आपका फेवरेट क्वेश्चन आइसोपेंटेन टोटल। ओए, अरे रुक तो जाओ भाई, तुम तो मेरे से भी तेज हो, बादशाह फेल है हम सब के सामने है? टोटल, हमें स्ट्रक्चरल पे भी बात करनी है और ऑप्टिकल के बारे में भी बात करनी है। और फिर आपको एक सिंपल सा मैसेज देना है, ऑप्टिकल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन नहीं हो सकता। तो अगर आपको याद आए तो बहुत अच्छी बात है, याद आ ही जाएगा, सारे अच्छे बच्चे हो। क्लियर ना। बनेंगे इससे 4, एक यहां बनेगा, दूसरा यहां बनेगा, तीसरा यहां बनेगा, चौथा यहां बनेगा। लेकिन उसके अंदर जो मैं बनाने वाला हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो फर्स्ट वाला है, जब इस पे CL लग जाना है तो ये भाई साहब कारेल हो जाने, कारेल यहीं पे जाना है कारेल। और जब इस जगह लगेगा थर्ड नंबर पे तो भी वो कारेल। तो 1 2 3 4 पहला वाला कारेल है। हे महान आत्मा, हे महान प्राणी, मैं इस कार्बन की बात थोड़ी कर रहा था। तो हे वत्स, आप समझे मेरी बात को। वेरी गुड, आयुष्मान भव। ये कारेल नहीं है पुत्र, और इसके आगे ये कारेल बनेगा। मैं जिस कार्बन पे H लगा रहा हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं पुत्र, समझ गए मेरी बात को ना। तो एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। क्लियर है। और उसके बाद जो ये है, ये कारेल है, थर्ड नंबर वाला कारेल है। तो आपको बताया था कि टोटल 4 बन जाए तो 2 उसके R और S इंक्लूड, स्ट्रक्चरल देखोगे तो 4 ही है। स्ट्रक्चरल के अंदर अगर आप ऑप्टिकल कंसीडर करोगे तो 4 तो वो हो गए, 2 उसके R और S फॉर्म हो गए।
लेकिन मैंने कहा था अगर आपको कुछ क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल दे, मीन कुछ ऐसे कर दे, यहाँ पी लिख दे या क्यू लिख दे, यहां लिख दे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कोई सेपरेशन नहीं होगा। यहां ऑप्टिकल भी पूछ रहा है, यहां स्ट्रक्चरल भी पूछ रहा है, मतलब टोटल आइसोमर पूछ रहा है, तो 6 है। और इन्हीं के टोटल आइसोमर्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा दे, तो जो आर और एस है, जो आर और एस है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, उनका सेपरेशन आप नहीं कर सकते हो। क्यों भाई? इसी टाइप से ढेरों क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं, इनमें सिर्फ स्ट्रक्चरल गिन गिन के बता दो। इनमें सिर्फ स्ट्रक्चरल गिन गिन के बता दो भाई। फर्स्ट में 5, मेरे ख्याल में 3, नहीं नहीं इसमें देखो पहले तो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, सेम ही है तो सारे, निकम्मी आत्मा हो। तीन ही आए, एक है, दो है, तीन है, तीन है, चार है, चार है, पांच है। और ये तो भी जो बनाया था वही है। हाँ जी, ये जो बनाया था वही वापस बना दिया, बट इसकी शक्ल बदल दी थोड़ी सी। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए, क्लियर, तो आप इसके मैकेनिज्म की तरफ एंट्री करके फिर परसेंटेज यील्ड पे जा सकते हो। इसके मैकेनिज्म एंट्री रहने दो, चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी ज्वाइन किया है विनीत ने। नहीं, उसके अंदर मैंने लिखा ना, ये एक्चुअल में इससे मिसगाइड नहीं होना है, इस ये क्वेश्चन जो आ रहा है ना नीचे, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेरे कहने का मीन क्या था, उसको लेकर कंफ्यूज मत हो, मैं उसको उड़ा देता हूँ। ये तो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था, उसके नंबर मत गिनो। यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ था ना जब, तो मेरा कहना क्या था, उस चार के अंदर से दो कारेल हैं तो बाहर करके टोटल 6 आइसोमर बन गए। टोटल देख रहे थे ना हम लोग, तो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल 6 हो गया आपके पास। कंफ्यूज मत हो ना, ये टोटल पे था, उसकी दो लाइनें खींची, उसमें स्ट्रक्चरल 4 बने, उसके आगे दो के दो और बन गए, तो 4 2 6, ये टोटल के आगे ब्रांचेस खींची हुई थी, फ्लो डायग्राम। वो मैंने 4 फिर आगे 4+2 लिख दिया ना, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन तो होएगा नहीं ना, ओए बावड़े, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन तो होता ही नहीं ना, तभी तो 4 के 4 ही रह गए ना। टोटल 4 थे, उन चारों को एक लाइन में खड़ा करके उन सबको नहला धुला के प्रॉपर शैम्पू वैम्पू से नहला दिए, उनके सामने शीशे लगा दिए, मिरर लगा दिए, कहते अपनी अपनी शक्लें देखो। पहले को का तू अपनी शक्ल देख, कहते यार मैं तो सामने हुई नहीं, कोई और ही दिख रहा है तो। मैंने कहा चल तू अलग हो, तुम दो हो गए। दूसरे का तेरी शक्ल देख, कहता हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मैंने कहा तू अलग हो, तुम तीन हो गए टोटल अब। फिर मैंने तीसरे को फिर कहा तू अपनी शक्ल देख, कहता यार मैं तो हुई नहीं। मैंने कहा तो चल पांच हो गए अब। एक लास्ट वाले को अपनी शक्ल देख, कहता मैं ही हूँ। मैंने कहा तू अलग हो, टोटल 6 हो गए। अब इन छह को ना, जिनके सामने मिरर इमेज बन रहे थे नॉन सुपर इम्पोजिबल, सबको एक एक कंटेनर में डालकर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर दिया। और जब जाके उधर चेक किया तो उधर 4 ही मिले। ये क्या है यार? मैंने कहा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मिरर इमेज वालों का फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं होता। चलो जी, परसेंटेज यील्ड वैसे नीट का पार्ट होता नहीं है, लेकिन हमारी क्वेश्चन का पार्ट जरूर बन जाएगा जब हम टेस्ट लेंगे ना। क्लियर? तो सुन लो भाई, यहां मेरे पास रिलेटिव रिएक्टिविटी,
ये क्या अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हो यार। नोमेनक्लेचर के 2 क्वेश्चन कम से कम, जीओसी के कम से कम 12 क्वेश्चन, एल्केन के 5-6, एल्कीन के 5-7, उसके बाद एल्काइन के 5-7, और बेंजीन के भी ऐसे ही 5-7, जिसमें एरोमेटिसिटी के 1-2 क्वेश्चन, कुल मिला के ऐसे 45 क्वेश्चन हो जाने हैं। ठीक है ना, क्योंकि नोमेनक्लेचर एक चैप्टर है, जीओसी एक चैप्टर है, एल्केन एक चैप्टर है, एल्कीन एक चैप्टर है, एल्काइन एक चैप्टर है, बेंजीन एक चैप्टर है, तो 45/6 भी करते हो। क्लियर ना, तो 7 से 8 के बीच का नंबर आता है, तो उतने बढ़ जाने सबके अंदर। चलो जी, रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करूं तो आपके पास है इस जगह पे सबसे पहले टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फिर यहां मेरे पास क्लोरीनेशन, क्योंकि बाकी तो मैं कुछ, फ्लोरीनेशन में भी मुझे डर लगता है और आयोडीनेशन में भी मुझे डर लगता है, आपको भी लगना चाहिए। एक तरफ क्लोरीनेशन है, दूसरी तरफ ब्रोमिनेशन है, आयोडीनेशन में रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो यहाँ प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन है। ये रिलेटिव रिएक्टिविटी, अगर इसने 10 की स्पीड से रिएक्शन दी तो ये 38 की स्पीड से प्रोडक्ट देगा, और ये भाई साहब 50 की स्पीड से देंगे। तो वन, ये प्रोडक्ट मिलने के बाद हमने रिलेटिव रिएक्टिविटी फिक्स की है। क्लियर ना, इधर 182, 1600, और इसको पता लगाने का तरीका, मैं एक क्वेश्चन ही वैसा उठा लेता हूं तो जिससे तुम समझ जाओगे, और हल्का सा पुटी देने की नीड है। यहां हमने क्लोरीनेशन करवाया, यहां हमने ब्रोमिनेशन करवाया। क्लियर, ये ए प्रोडक्ट बना, ये बी प्रोडक्ट बना, ये सी प्रोडक्ट बना, ये डी प्रोडक्ट बना। ठीक है भाई, तो ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट 6 बार बना, बी प्रोडक्ट 1 बार बना, सी प्रोडक्ट 2 बार बना, डी प्रोडक्ट 3 बार बना। रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है? ये कौन था? प्राइमरी। ये कौन था? सेकेंडरी। ये कौन थे भाई साहब? ये थोड़ी गलती हो गई, ये टर्शरी। अगले कौन थे? सेकेंडरी। अगले कौन? प्राइमरी। तो ये ए बी सी डी, तो सबसे ज्यादा यील्ड किसकी आ रखी है? सी की। उससे कम यील्ड किसकी आ रखी है आपके पास? ए की। उससे कम यील्ड बी की, और सबसे पुअर यील्ड डी की। अगर फिर भी समझना है तो एक बार एबीसीडी को वापस समझ लो। कितनी बार ए मिलेगा? 6 बार, एक एक करके। कितनी बार बी मिलेगा? 1 बार, मतलब टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चे। कितनी बार सी मिलेगा? क्लियर। ये कौन है? सेठ, अभिनव सेठ। ए 6, बी 1, सी 2, और ऐसे डी 3 बार मिलेगा। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो अब आप 6, 1, 2, 3 की जब बात कर रहे हो, 6, 1, 2, 3 की बात कर रहे हो, तो प्राइमरी वाला 6 थे, रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 है, टर्शरी वाला 1 है, रिलेटिव रिएक्टिविटी 1600 है, सेकेंडरी वाले 2 हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटी 82 है, प्राइमरी वाला वापस वही है। तो अब इनके यील्ड जब चेक करोगे, धांसू कौन है? हाईएस्ट कौन है? बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद डी है। क्या आपको एग्जैक्टली ये बात पता चल पाई? श्योर है? बस ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, और लेकिन मुझे इस टॉपिक को लेकर 100% श्योर है कि नीट के लिए नहीं बना हुआ। ये हमारे आरपी असाइनमेंट के लिए बना हुआ क्वेश्चन है, और हमारी बुक के लिए बना हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए फाइनल राउंड जब जाओ ना, मेरी तरफ से 100% इंश्योरेंस ले जाना कि ये नहीं आएगा क्वेश्चन, परसेंटेज नहीं पूछते हैं। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट डिस्कशन अब आपका आयोडीनेशन की तरफ बढ़ चला। मिथेन प्लस आयोडीन रिएक्शन में आ गई रिवर्सिबिलिटी। क्यों आ गई? सारी दुनिया समझदार है। क्लियर। एच आई एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भाई साहब मिथाइल आयोडाइड को, जैसे आज ही लिखा था पहले दूसरे पेज पे कि एच आई से मैं एल्काइल हेलाइड से लेकर, एल्डिहाइड से लेकर, कीटोन से लेकर सबको रिड्यूस कर सकता हूं। तो इफ यू वांट टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड ओनली, क्लियर, फॉरवर्ड ओनली, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चल पड़ो।
तो जितने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेकर चलोगे, बस वो मिथाइल आयोडाइड को ऑक्सीडाइज ना कर दें, तो ऐसा प्रिकॉशनरी काम करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो HI को रिड्यूस करने वाले HNO3, HI को रिड्यूस करने वाले HGO, HI को रिड्यूस करने वाले HiO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिएक्शन फॉरवर्ड 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 चलती जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल, नाम सुना होगा। नेक्स्ट नाइट्रेशन, वही एल्केन है, वही रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्शन जिससे करवा रहे हो वो है HNO3। भाई साहब की शक्ल कुछ ऐसी है, क्लियर। इसको भी वेपर फॉर्म में लेना है भाई साहब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसलिए यहां एक मेरे पास स्पेशल बात जुड़ी। क्या? यहां कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन दोनों टाइप के बॉन्ड फिशन हो रहे हैं HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, क्योंकि HNO3 इज इटसेल्फ एसिड तो है ही, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी है। चैप्टर का नाम रेडोक्स, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लियर। चैप्टर का नाम पी ब्लॉक। HNO3 का अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस भाई साहब का ई नोट प्लस में 0.9493 के आसपास है, इसीलिए इसने कार्बन कार्बन भी और कार्बन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड ब्रेक किए। तो अगर मैं मीथेन लेके चलूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां बॉन्ड ही एक है। लेकिन जब मैं इथेन लेके चलूं तो मुझे हाई टेम्परेचर पे HNO3 के साथ बड़ा फर्क पड़ता है, कि मैं नाइट्रो इथेन तो बनाऊंगा, नाइट्रो मीथेन भी बनाऊंगा। अगर मैं उसके बाद प्रोपेन टाइप से कुछ ले लूं, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाऊं वेपर से स्टेट में हाई टेम्परेचर, तो बाय डिफॉल्ट है। तो बच्चे समझदार हैं, एक तो वन नाइट्रो बनाएंगे, दूसरा टू नाइट्रो बनाकर उसकी यील्ड बहुत अच्छी खासी दे देंगे, तीसरा नाइट्रो मीथेन बनाएंगे, चौथा नाइट्रो मीथेन बनाएंगे। तो कार्बन 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 हाइड्रोजन ये वाला मेजर आ जाएगा, 40% यील्ड है इसकी, टू नाइट्रो प्रोपेन की। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन हो इमीडिएटली डिस्कशन कर लो। इसके बाद आप सल्फोनेशन की तरफ बढ़ सकते हो। मैंने कहा था अगर हेलोजिनेशन ढंग से कर लिया तो बाकी तो कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। सल्फोनेशन की तरफ बढ़ो तो रिएक्शन करवाने के लिए आपके पास फ्यूमिंग H2SO4 है, और ये भाई साहब भी कुछ ऐसी शक्ल के हैं, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, क्लियर। ये अच्छे एसिड जरूर है बट नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अच्छा एसिड जरूर है बट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। दैट्स वाई इसके लिए मुझे मिनिमम सबस्ट्रेट मेंशन करना पड़ेगा। क्या? अगर कोई अनब्रांच्ड है तो मिनिमम 6 कार्बन आर रिक्वायर्ड, और अगर ये ब्रांच्ड है तो मुझे एक कार्बन हाइड्रोजन का टर्शरी बॉन्ड चाहिए होगा, लाइक आइसोब्यूटेन। नहीं तो सोच लो कि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करने वाली नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसके साथ, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कहा HNO3 था, उसने तो भाई ने दोनों बॉन्ड ही तोड़ डाले, कार्बन कार्बन भी कार्बन हाइड्रोजन भी। और इन भाई साहब ने बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत कर रहे हैं, तभी तो आप पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन को कहीं भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग, अच्छे रिड्यूसिंग, अच्छे एसिड, अच्छे बेस के साथ मिक्स करके रख दो। भाई साहब पैराफिन्स हैं, कुछ नहीं होने वाला इनका, वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। क्लियर है? तो यूं समझो कि आपने जैसे ही अब इसके आगे रिएक्शन, तो आप खुद ही समझदार हो। क्लियर? इतने सारे हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है, क्लियर। यहां तक आपके पास 1 पे, 2 पे, 3 पे अटैक हो सकता है, और यहां आपके पास प्राइमरली टर्शरी पे होएगा। यहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके चलोगे,
और इस रिएक्शन का मेन लॉजिक क्या था? इससे हम डिटर्जेंट्स बना सकते हैं। चैप्टर का नाम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तुम्हारी आवाज बड़ी धीरे धीरे है बेटा। दो ही होंगे? पहले तीन होते थे, अब दो कर दिए। तुम ही लोग कह रहे थे लेक्चर क्यों चाहिए, हम तो रिवीजन ही कर लेंगे। तो मैनेजमेंट तो आप ही की बात मानेगा। ये नहीं पता भाई। मेरे को तो कल भी एक बच्चे का मैसेज आ रहा था कि मैं क्लास में हूं लेकिन होस्ट ही नहीं है। हाँ भाई। तो नेक्स्ट आज पेपर कब है ये बताओ पहले तो। 2 फेब को 2/2/21। उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले मान लो, ये तो हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी है। आज 28 है। हाँ हो सकता है परसों परसों अगले दिन हो जाए। चलो। अच्छा। ये देखो भाई, क्लियर है। तो मेन इस रिएक्शन का फोकस कहाँ है पता है? इससे डिटर्जेंट्स बना सकते हो आप NaOH से रिएक्शन करके। ये जो बने ना बच्चे, ये वाले, अगर आप NaOH से रिएक्शन करवा दो तो आपके पास इनसे डिटर्जेंट्स बन सकते हैं। तो इन रिएक्शन की कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस है नहीं। जैसे आपके पास ये सल्फोनेशन था तो नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रेशन था नाइट्रो कंपाउंड्स बन गए, सल्फोनेशन सल्फो कंपाउंड्स बन गए। बस इससे डिटर्जेंट्स बन सकते हैं आगे। कंफ्यूजन है तो बात करो। नेक्स्ट, आइसोमेराइजेशन की बात हो रही है। यहां कोई भी अनब्रांच्ड एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में अपने आप को ब्रांच्ड में कन्वर्ट कर लेगा। इट इज बेस्ट मेथड, इट इज द बेस्ट मेथड टू improve the quality of fuel। ये फ्यूल की क्वालिटी को सुधारने का तरीका है। ये फ्यूल की क्वालिटी को सुधारने का तरीका है। ठीक है भाई। तो अब मिथेन इथेन की तो ब्रांचिंग करवाने से रहे, प्रोपेन की भी नहीं हो सकती है। तो AlCl3HCl, AlBr3HBr, Al2SO4 होल थ्राइस H2SO4, कुल मिला के एल्यूमिनियम +3 से मतलब था लुईस एसिड। ठीक है जी। तो इसके बाद तो बच्चे सुपर स्मार्ट हैं। ये लो जी, आपने ब्रांचिंग करवा दी, ब्यूटेन चेंज टू आइसोब्यूटेन। ऐसे आगे और एग्जांपल ले लो, मुझे लगता नहीं आप कहीं फंसोगे। पायरोलाइसिस, क्रैकिंग, टेम्परेचर शुड बी हाई एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आ गई तो इसका अगला छठा नंबर आ जाएगा, जिसको आप क्या बोल देते हो? जिसको आप बोल देते हो पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, फिर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। वो सारी लिखूंगा अभी थोड़ी देर में। वो अगर एम्स का एग्जाम होता ना तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, वो आपको याद आ जाएगी। आपको क्लास में याद भी करवाई थी मैंने। क्लियर। टेम्परेचर हाई। अब यहाँ पायरोलिसिस में होएगा क्या? यहाँ आप हायर एल्केन लेके चलोगे। यहाँ आपको क्रैकिंग का मतलब ही टूटना होता है। लोअर एल्कीन्स एंड एल्केन्स का मिक्सचर बनेगा। उसमें से कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन में से इसका बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक ज्यादा आसान है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 348 किलो जाउल्स चाहिए होते हैं यहाँ। और इसके लिए जहां तक मेरे दिमाग में चल रहा है शायद 500 414 15 किलो जूल। तो जिस बॉन्ड को तोड़ना आसान है वो है कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक। तो जहां कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो वो वाले प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे तुम लोगों को। और अगर इसका एग्जाम्पल चाहते हो तो कोई एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। मान लो आपके पास ये ब्यूटेन है,
1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर दिया और हीटिंग कर दी। ऑक्सीजन को पास भी नहीं लगने देना। ऑक्सीजन आ गई तो ये भाई साहब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। पहला बॉन्ड यहां से तोड़ो तो मीथेन हेल्पर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एफआर, तो वही तो हो रहा है। दूसरी कोशिश क्या बन जाएगा भाई, इथेन इथीन। तीसरी कोशिश से वापस ही बन जाएगा। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है। वो आपको 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन दे देगा। अगर लोअर यील्ड पता लगाओ तो मेन यील्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक से आएगी। मेन यील्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक से आएगी। बोलो जी। 4 मिनट है मेरे पास, उसमें मैं आपको ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस फोकस करके एरोमेटाइजेशन करवा देता हूं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से मीथेन लिया, अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे दिया तो ये भाई साहब CO2 में बदलकर मीथेन बना लेंगे साथ में वाटर। तो ये -4 का +4 में जाना, मतलब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट। अगर इसी पे सफिशिएंट की जगह इनसफिशिएंट पुट कर दो तो ये भाई साहब कार्बन ब्लैक बना लेंगे। और कार्बन ब्लैक मेनली यूज होती है जिस पेन से आप लिखते हो वो इंक बनाने में, या फोटोस्टैट करवाते हो उसकी इंक में, या टायर पे ब्लैक कलर करना हो उसकी इंक में, कार्बन ब्लैक। और इसी को अगर आप कॉपर विद ऑक्सीजन दे दो, हीटिंग शीटिंग करवा दो, तो ये भाई साहब पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अगर आप इसको MO2O3 विद ऑक्सीजन विद हीट दे दो तो फर्दर इसका प्रोडक्ट। सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप फिर भी ना सीख पाओ तो एक बार मीथेन को लिखना, यहां ऑक्सीजन लगाना मिथेनॉल, फिर यहां लगाओगे पानी का निकलना। और ये सब कंट्रोल्ड फॉर्म में चल रहा है। ये सब कंट्रोल अगर स्टीम के साथ लेके चलते हो हाई टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन चैप्टर आ जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन जिसको क्या बोलते हो, सिन गैस। ये था कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये है इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। और आगे जितनी भी हो तुम कंट्रोल करके चल रहे हो सारे के सारे। ये अगर हल्का ऑक्सीडेशन कराया, थोड़ा सा और ऑक्सीडेशन MO2O3 ले लिया ना बच्चे, और स्टीम हाई टेम्परेचर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। और इसके बाद अगर इंडिविजुअल डिस्कशन करो, जैसे इथेन है, आइसोब्यूटेन है, तुम्हारा एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर खोल के देखना, वहां मैंने आइसोब्यूटेन पे ना KMnO4 की रिएक्शन करवाकर टर्शरी ब्यूटेनॉल बना रखा है। क्योंकि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को KMnO4 ने ऑक्सीडाइज कर देना है। और यहां अगर तुम मैग्नीज एसीटेट लेके बैठ जाओ तो ये भाई साहब भी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आपको दे देंगे। लेकिन मेरे को लास्ट के दो में उतना इंटरेस्ट है भी नहीं। मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट इनसफिशिएंट कॉपर, MO2O3, स्टीम, इन मीथेन के ऑक्सीडेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। बोलो भाई। नेक्स्ट एंड लास्ट, आपका फेवरेट। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका फेवरेट, एरोमेटाइजेशन साइक्लेशन। क्लियर। इसी को कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग, और इसी का नाम क्या था, डीहाइड्रोजिनेशन। यहां मिनिमम कितने कार्बन लेके चलते थे भाई लोगों, 6। क्योंकि एरोमेटिक तो न्यूट्रल वाला बेंजीन ही बनता है, पहला एरोमेटिक न्यूट्रल वाला। बाकी तो इससे पहले 3 रिंग का 4 रिंग की कितनी बना लो। और यहां जो कैटलिस्ट थे बच्चे, तभी तो कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग बोल रहे हो। यहां जो कैटलिस्ट लेके चल रहे हो वो वेनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज विद हाई टेम्परेचर प्रेशर। तो जब आप हेक्सेन लेके चल रहे हो सारी कंडीशंस में, बेंजीन प्लस 4 हाइड्रोजन, जब आप हेप्टेन लेके चल रहे हो, टोलुइन, जब आप ओक्टेन लेके चल रहे हो, तो इथाइल बेंजीन भी आएगा और साथ में जैलीन के चांस या उसके मिक्सचर बनने के चांसेस है। ये ऑर्थोजैलीन है और ये आपके पास इथाइल बेंजीन है। ये एल्केन का सिंगल सिंगल लाइन का एक्सेप्ट मैकेनिज्म वो आपके मना करने पर मैंने उसको रोक दिया। तो ये एल्केन का वर्ड टू वर्ड सारा के सारा रिवीजन है। आप भी इस पे 10 मिनट लगा लेना। क्लियर? तो ये परफेक्टली रिवाइज हो जाएगा आपका। कोशिश करेंगे अगले वाले टारगेट में ना एल्कीन एल्काइन, और उसमें कोई भी आप अपने चेंज के अकॉर्डिंगली पढ़वाना चाहो तो वैसे पढ़वा सकते हो।